अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज से नई कहानी का आगाज़ हो रहा है जिसका नाम है खूनी कहावत बाय M.A. राहत। तो चलो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 1। मेजर संग्राम सिंह मिलिट्री इंटेलिजेंस में एक ऐसा मोतबर नाम इख्तियार कर गया था जिसकी मिसाल मुश्किल से ही मिलती है। उसने अपनी तरबियत मुकम्मल करने के बाद बहुत मुख्तसर वक़्त में दुनिया के 18 मुल्कों में अपने मुल्क के लिए ग्रां तरीन खदमात सर अंजाम दी थी और ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए कि सुनने वाले दंग रह जाते थे। उन्हें इस कारकर्दगी के इवज़ उसे बहुत से एजाज़ात मिल चुके थे, लेकिन फिर उन्हें नज़र लग गई। एक संगीन मार का सर अंजाम देते हुए उसकी बाई टांग गोलियों से छलनी हो गई। हड्डियां इस तरह चूर चूर हो गईं कि टांग को घुटने के पास से काटना पड़ा और इस तरह ऐन जवानी और तरक्की के आलम में उसका फ़ौजी कैरियर ख़त्म हो गया और उसे फ़ौज से फ़ारिग कर दिया गया। तो क्या मैं अब एक अपाहज शख्सियत की हैसियत से ज़िंदगी गुजारूंगा? उसने अपने अहले ख़ानदान से सवाल किया। हम क्या कर सकते हैं बेटे? मैं क्या कर सकता हूँ? क्या करोगे? करके दिखाऊंगा, उस वक़्त बताऊंगा। और उसके बाद उसने अपने ज़ख़म ठीक होने का इंतज़ार किया। 18 मुल्कों में अपने कारनामों के दौरान उसने बहुत से काम के दोस्त बनाए थे, जिनमें नाना राय का नाम भी शामिल था। नाना राय हज़ारों खूबियों का मालिक था। वो एक आला साइंसदान, आला शायर और बहुत ही खुश मजाज और हमदर्द इंसान था। मैं मसनूई टांग लगवाना चाहता हूँ, संग्राम सिंह ने अपने दोस्त नाना राय से कहा और नाना राय मुस्करा दिया। फिर बोला, मैंने इसके बारे में लंदन की एक ऐसी फिल्म से मैं बात कर चुका हूँ जो मसनूई अज़ा बनाने में अपना जवाब नहीं रखती। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? फिल्म के नुमाइंदे 2-3 दिन में यहाँ पहुँचने वाले हैं। यहाँ? संग्राम सिंह ने हैरत से कहा। हाँ, मैंने उन्हें बुलाया है, नाना राय ने कहा और मेजर संग्राम सिंह तशक्कराना निगाहों से अपने उस मुखलस दोस्त को देखने लगा। खसूसी टांग लग गई और मेजर उससे चलने की मशक करने लगा। दिन में वह सब के सामने ये मशक करता था, लेकिन रात को वो कहाँ जाता ये किसी को नहीं मालूम था। अलबत्ता उसने सबसे पहले नाना राय को ही सरप्राइज़ दिया जब उसने रेस के एक मैदान में नाना राय को दौड़ कर दिखाया। नाना राय नाकाबिल यकीन नज़रों से उसे देख रहा था। मेजर ने इतने करतब दिखाए कि नाना राय ने सर पकड़ लिया। फिर मेजर संग्राम सिंह मिलिट्री अफसरान के सामने पहुंच गया। मैं अपना ओहदा वापस लेना चाहता हूं। आप बदस्तूर मेजर हैं। मेजर संग्राम सिंह, नहीं जनाब, मैं अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता हूं। ये कैसे मुमकिन है मेजर? तब मेजर ने बेहतरीन घुड़सवारी करके, बेहतरीन स्विमिंग करके और वह सारे मराहल तय करके दिखाए जो फ़ौजी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होते हैं। और फ़ौजी हुकाम दंग रह गए। एक अहम मीटिंग हुई और अफसरान ने फ़ैसला दिया कि बेशक मेजर संग्राम सिंह बड़े बड़े सूरमाओं से ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन अफसोस कि फ़ौज के कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं कि किसी अपाहज को उसकी ड्यूटी पर बरकरार रखा जाए। ये फ़ैसला मेजर को सुना दिया गया। तब मेजर ने एक और फ़ैसला किया। उसने एक सरकारी इजाज़तनामा हासिल किया और अपना प्राइवेट जासूसी का दफ्तर खोल कर बैठ गया। खसूसी इजाज़तनामे के तहत उसे हर तरह से पुलिस और सरकारी महकमों का ताआवुन हासिल था। अपने उस दौर को भी उसने बखूबी निभाया और बहुत मुख्तसर वक़्त में उसने बेपनाह नाम कमाया। महकमा पुलिस से एक लेडी सार्जेंट मिली थी जिसका नाम पूर्णिमा था, लेकिन मेजर उसकी खूबसूरत और फुर्तीली लड़की को पूर्णा कहकर मुखातब करता था और उसके साथ ही उसने एक इंतहाई कारआमद नौजवान प्रदीप को अपना असिस्टेंट मुकर्रर किया और दोनों को बेहतरीन तरबियत देने लगा।
बहुत ही मुख्तसर वक्त में मेजर संग्राम सिंह के नाम का डंका बजने लगा और मुश्किल तरीन केसेस में पुलिस भी उससे मदद लेने लगी और पुलिस के बड़े बड़े ओहदेदार खुफिया तौर पर उससे मुलाकात करके पेचीदा केसों में उससे मदद मांगने लगे और वो उनकी मुश्किल मिनटों में हल कर दिया करता था। उस दिन भी वो अपने दोस्त नाना राय के साथ बैठा खुश गपियाँ लगा रहा था कि उसका असिस्टेंट प्रदीप अंदर दाखिल हुआ। जी मिस्टर प्रदीप, फरमाइए, मेजर ने उसे शरारत भरी नज़रों से देखते हुए कहा और प्रदीप किसी कदर बौखला सा गया। वो, कोई शेर सुनाना चाहते हो आप? इस वक्त दरअसल शेर व शायरी की महफिल ही लगी हुई है, चुनाचा अरशाद हो जाए। नहीं सर, वो एक राजा साहब आए हैं। राजा? मेजर की बजाय नाना राय ने कहा। आजकल राजे कहाँ मिलते हैं, अब तो बस रात के राजे रह गए हैं। मेजर ने हंसते हुए कहा। हाँ, या अंधों में काने राजा मिलते हैं, नाना राय बोला और दोनों दोस्त हंसने लगे। प्रदीप झींप गया और उसने अपनी हिफाजत मनाने के लिए कहा, मैं सच कहता हूँ कि आप उसे एक राजा साहब आपसे मिलने आए हैं। कहाँ हैं? गेट पर कार रोके खड़े हैं। क्यों? तुम उनको अपने साथ ले आते, मेजर ने कहा। मैंने तो बहुत असरार किया मगर वो बहुत ही मुहज़्ज़ब मालूम होते हैं। कहने लगे कि मैं वक़्त के मुकर्रर किए बगैर चला आया हूँ, इसलिए इजाज़त के बगैर मिलना ठीक नहीं। मेजर कुछ सोचने लगा। और उनकी कार कैसी है? पुराने मॉडल की है मगर उसकी आन बान अब भी बाकी है। उनको अंदर ले आओ। अजनबी वाकई एक राजा मालूम होता था। उसने रेशमी पगड़ी बांध रखी थी जिसमें एक हीरा जगमगा रहा था और उसके गले में मोतियों का हार था। कानों में गोल गोल बालियां, सफ़ेद बराक कुर्ता घुटनों तक झूल रहा था, चूड़ीदार पजामा पिंडलियों पर खूब कसा हुआ था, पैरों में तिलेदार जूती थी। वो एक वजीह नौजवान था। सुर्ख सफ़ेद चेहरा, उसकी उम्र 28 बरस से ज़्यादा नहीं थी। उसके खदोखाल बहुत ही जाज़बे नज़र थे और उसकी चाल में तमक्कन थी। वो बड़ी शाइस्तगी से मेजर के दफ्तर में दाखिल हुआ था। पूर्णा भी उस अजीबोगरीब नौजवान को देखकर उसके पीछे पीछे चली आई थी। वो नौजवान बहुत ही बेबाक नज़र आता था और उसने गर्मजोशी से मसाफे के बाद खुद ही अपना तारफ़ कराया। मैं ठाकर वीर सिंह हूँ। यहाँ से 75 किलोमीटर दूर मेरी जागीर है। 4 गांव साथ ही साथ हैं और मैं उनका मालिक हूँ। जिस गांव में मेरी हवेली है उसका नाम जमनागढ़ है। मैं मेजर संग्राम सिंह से मिलना चाहता हूँ। वो नाना राय और मेजर की तरफ देख रहा था और अभी तक ये अंदाज़ा नहीं लगा सका था कि उनमें मेजर कौन है। फरमाइए, मैं हाज़िर हूँ। मेजर ने एक कुर्सी से उसे बैठने के लिए पेशकश करते हुए कहा। नौजवान कुर्सी पर बैठ गया लेकिन पूर्णा को कमरे में दाखिल होता देखकर फ़ौरन उठ खड़ा हुआ और ताज़ीमन सर झुकाकर हैरत से पूर्णा की तरफ देखने लगा। ये मेरी असिस्टेंट सार्जेंट पूर्णा है, मेजर ने कहा। नौजवान ठाकर ने हाथ जोड़कर नमस्ते की। पूर्णिमा यानी पूर्णा ने भी नमस्ते का जवाब नमस्ते से दिया। जब तक वो बैठ न गई ठाकर वीर सिंह खड़ा रहा। मेजर ताड़ गया कि उसका किसी उन अनपढ़ जागीरदार से वास्ता नहीं पड़ा था। मेजर ने नाना राय की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये मेरे दोस्त नाना राय हैं, परमाणु शक्ति कमीशन में एक रिएक्टर के इंचार्ज भी हैं। आपसे मिलकर बड़ी मसरत हुई ठाकर सिंह। ठाकर सिंह ने दोबारा उठकर नाना राय से हाथ मिलाया और फिर अपनी कुर्सी पर आ बैठा और उसने अपने माथे पर से पसीना पूंझते हुए कहा, यहाँ आकर मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं महफूज हाथों में पहुँच गया हूँ। महफूज हाथों में? क्या आप अपने आप को महफूज नहीं समझते? क्या आपको कोई ख़तरा महसूस करते हैं? नाना राय ने पूछा। जी हाँ, ठाकर वीर सिंह ने कहा और फिर उसने मेजर की तरफ मुंह फेर कर कहा, मैं गायबाना तौर पर आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं पूरे 20 दिन से ये इरादा बांधता रहा हूँ कि मुझे जाकर आपसे मिलना है, लेकिन ये सोचकर अपना इरादा तर्क करता रहा कि अगर मैं आपसे अपनी कहानी बयान करूँगा तो आप मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन अब हालात कुछ ऐसी डरावनी सूरत इख्तियार कर चुके हैं कि मुझे हिम्मत करना ही पड़ी। मेरा नाम भी वीर सिंह है। नौजवान ठाकर ने अपनी बात में ज़राफ़त का रंग पैदा करने की कोशिश करते हुए कहा, मैं वो रोड से बरनागढ़ी में आया हूँ और अपने ख़ानदानी वकील हरनाम सिंह के यहाँ ठहरा हूँ। उन्हीं से आपका पता मिला।
इससे पहले कि आप कहानी बयान करें, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको परेशानी क्या है। क्या आप ऐसे मसले से दो चार हैं जिसमें मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मैं तो आपकी मदद की उम्मीद लेकर ही आया हूँ। अब रहा वो मसला कि जिससे दो चार हों, तो पहली नज़र में वो मसला आपको मज़का खेज़ नज़र आ सकता है, लेकिन जब आप उस पर गौर करेंगे तो आप मेरे हम ख्याल हो जाएंगे कि मामला सच में गंभीर है। मामला गंभीर था तो आप मकामी पुलिस से रुजू कर सकते थे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे गांव से चंद मील दूर बस्ती नाकगढ़ है और वहां पुलिस थाना भी है, मगर मैं जानता हूं कि अगर मैं वहां पुलिस अफसरों से मिला होता तो वो मेरी बात सुनकर मुझे पागल करार दे देते। ठहरिए, मैं अपनी इस बात की वजाहत करता हूँ। अगर मैं अचानक मर जाऊं और मेरी मौत एक हादसा नज़र आए तो आप बराह करम यह तहकीक करने की कोशिश करेंगे कि मुझे कहीं कत्ल तो नहीं किया गया। क्या आपको यह ख्याल है कि आपको कत्ल कर दिया जाएगा? हाँ, ठाकर वीर सिंह ने कहा, उदास लहजे में कहा। और पहले मैं भी अपने इस ख्याल को एक वहम समझता था, लेकिन कुछ दिनों से यह वहम एक हकीकत बनता जा रहा है। और वह शख्स कौन है जो आपको कत्ल करना चाहता है? यही तो मुसीबत है कि मैं उस शख्स को नहीं जानता। मैं आपसे सिर्फ इतनी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर मैं अचानक मर जाऊँ तो आप मेरे कातिल को ढूंढ निकालेंगे और उसे फांसी के फंदे पर लटकाने में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। अब मेरे हालात बहुत बदल चुके हैं। 3 महीने हुए मेरे भाई को कत्ल कर दिया गया था, मेरे बड़े भाई ठाकर बलराम सिंह को। बड़े माई की मौत के बाद जागीर का वारिस बन गया हूँ और ठाकर का लक़ब मेरे हिस्से में आ गया है। हमारे ख़ानदान की रीत है कि जब कोई जागीर का वारिस बनता है तो वह अपने आप को ठाकर कहला सकता है, उससे पहले नहीं। यकीन जानिए, मैं ये ठाकर का लक़ब पाकर बहुत परेशान हूँ। पूर्णा और नाना राय बड़ी हैरत से उस नौजवान की बातें सुन रहे थे। आप परेशान क्यों हैं? इसलिए कि हमारे ख़ानदान में ठाकुर के लक़ब से एक बददुआ भी वाबस्ता है। मैं अपने ख़ानदान का 21वां ठाकुर हूँ और शायद आखिरी भी। आप ये बात क्या कह रहे हैं? मेजर ने कहा, अभी तक आपकी तमाम बातें मेरे लिए मुअम्मा हैं ठाकुर साहब। ज़रूर होंगी मेजर साहब, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत अजीज़ है। मैं मरना नहीं चाहता, मैं शादी करना चाहता हूँ। इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है? शादी के लिए यही बेहतरीन उम्र होती है। जी हाँ, लेकिन मैं अपनी ख़ानदानी बददुआ क्या करूँ? आप ही कहिए, क्या आप ये जानते हुए किसी लड़की से शादी कर सकते हैं कि वो बहुत जल्द बेवा हो जाएगी, और ये जानते हुए कि अगर उस लड़की के यहाँ लड़का पैदा हुआ तो उसे भी कत्ल कर दिया जाएगा? मेजर इन नौजवान की बातों पर गहरी सोच में डूब गया। एक लम्हे के लिए वो उसे वाकई पागल नजर आया, लेकिन फ़ौरन ही उसने इस ख्याल को अपने ज़हन से झटक दिया, क्योंकि ठाकर ने अभी तक कोई अहमकाना बात नहीं की थी। मेजर ने कुछ सोचते हुए पूछा, आप बार बार कत्ल का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ये एक लंबी कहानी है। अगर आप मेरे साथ मेरे घर चलें तो फिर मैं ये कहानी ज़्यादा वजाहत से बयान कर सकूँगा। आप उस माहौल में यह कहानी अच्छी तरह समझ सकेंगे। यहाँ से आपकी जागीर कितनी दूर है? 75 मील। मेरे 4 गांव हैं और उनके गिर्द जंगलात हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरी कहानी बहुत ही अजीब है। मेरे बड़े भाई की मौत ने मेरे लिए पेचीदगियाँ पैदा कर दी हैं। शादी के ख्याल ने मामले को ज़्यादा उलझा दिया है। क्या आपको कोई कत्ल की धमकी दे रहा है? नहीं, कोई नहीं। तो फिर आप परेशान क्यों हैं? मेजर ने पूछा। क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं अपने घर से फरार भी हो जाऊं तो ख़ानदानी बददुआ मेरा पीछा करेगी, जिस तरह रात दिन का ताक़ब करती है। अगर मेरे यहाँ कोई बेटा पैदा हुआ तो उसे भी कत्ल कर दिया जाएगा। और फिर वही कत्ल की बात कर रहे हैं? नाना राय बोला, आपको या आपके बेटे को कत्ल कौन करेगा? मेजर ने पूछा। यही तो जानता नहीं हूँ, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। आप एक नामूर सुराग रसां हैं, आप पाताल की खबर ला सकते हैं। अगर आप मेरे साथ मेरे घर चलें तो मैं इस मसले की अक्कासी कर सकता हूँ जिससे मैं दो चार हूँ। ये ठीक है कि अगर मेरे घर चलेंगे तो मैं आपकी अच्छी खातर तवादा नहीं कर सकूँगा। क्या आप अकेले रहते हैं? नहीं, मेरा एक बूढ़ा नौकर है, मैं उस पर एतमाद कर सकता हूँ। वो आपको जो पेश करेगा उसे आप नापसंद नहीं कर पाएंगे। मेजर ने सिगरेट सुलगाया और एक लंबा कश लगाते हुए
कहा कि आपकी बातों ने मेरे इश्तियाक को दो चंद कर दिया। आप अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन आपको ये यकीन दिलाना होगा कि आप मुझे कहीं अंधेरे में शिकार के लिए तो नहीं ले जा रहे। नौजवान ठाकर मुस्कुराया। मुझे आपके वक़्त को ज़ाया करने का कोई हक नहीं। मैं सीने पर हाथ रखकर कह सकता हूं कि ये एक मज़का खेद मामला नहीं। अगर आप मेरी इस दावत को ठुकरा देंगे तो एक दिन यकीनन आपको मेरी ये गुफ्तगू याद आएगी और आपका ज़मीर आपको हमेशा नोचता रहेगा। क्या आपने अपनी कहानी किसी और से भी बयान की है? किसी से नहीं। आप मेरी मदद क्या इस तरह हासिल कर सकेंगे जिस तरह एक इंसान इंसान से हासिल करता है, या ये एक कारोबारी समझौता होगा? दोनों बातें हो सकती हैं, ठाकर ने मुस्कुराते हुए कहा। खूब, हम कल दोपहर को 3 बजे आपके यहाँ पहुँच जाएंगे। मैं अकेला नहीं आऊँगा, मेरे साथ सार्जेंट पूर्णा होगी और मेरा असिस्टेंट प्रदीप भी। आप ट्रेन से आएंगे या कार से? ठाकर ने पूछा। कार से। मैं इंतज़ार करूँगा। ये कहकर ठाकर वीर सिंह रस्मी अदा बजा लाने के बाद चला गया। ये जागीरदार और दौलतमंद लोग संकी हुआ करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम वहाँ जाएं तो जग हंसाई हो। नाना राय ने कहा। क्या आप भी चलेंगे? हाँ, सोच तो रहा हूँ कि अगर नौजवान ठाकर की बात सच्ची है तो फिर उसकी कहानी वाकई दिलचस्प होगी। किसी अनोखी बात के लिए मैं छुट्टी ले सकता हूँ। तो चलिए। अगर ठाकर की बात गलत भी साबित हुई तो ज़रा तफरी ही रहेगी। कभी कभी आदमी को किसी नए माहौल में भी चंद रोज़ बसर करने चाहिए। जी हाँ, वो एक बड़े शायर का ये शेर ज़रबुल मिसल है। अच्छा है कि दिल के पास रहे पास बाने अकल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। ये कहकर नाना राय ने पूर्णा की तरफ देखा जो अपनी कुर्सी पर कसमगाने लगी थी। मेजर ने पूर्णा की कसमसाहट को भांपते हुए मजीद लुत्फ लेने की गरज से कहा। ये शेर क्या ज़रबुल मिसल है। हमारा शेर सुनिए जो बूढ़ों की ज़ुबान पर चढ़कर बच्चों की ज़ुबान पर चढ़ता जा रहा है और उन बच्चों के बच्चों की ज़ुबान पर चढ़ेगा। अर्ज किया है। मुर्गा तो खाया करते हैं लेकिन कभी कभी बटा नमक लगा के सरे राह खाइए। दोनों हंसने लगे थे और बात एक ही है, एक ऊंची सीता की है और दूसरी नीची शीतला की। दोनों शहरों का यही मफहूम है, अगर आदमी को एक ही डगर पर नहीं चलना चाहिए। ये बात पूर्णा को समझाइए, जिसे शायद गांव में जाकर रहना पसंद नहीं आएगा। मेजर ने कहा, जिससे ये खतरा पैदा हो गया था कि पूर्णा कहीं जमुनागढ़ जाने से इनकार ना कर दे। क्यों पूर्णा, हमारे साथ चलोगी ना? नाना राय ने पूछा, जो पूर्णा से काफ़ी बेतकल्लफ हो चुका था। चलूंगी, मगर एक शर्त पर। पूर्णा ने झल्लाकर कहा। किस शर्त पर? आप लोग वहाँ शेर नहीं सुनाएंगे। मार डाला, मेजर ने उछलते हुए कहा। शेर तो हमारे लिए टांग का काम देता है। पूर्णा, ये सरासर जुल्म है, बच्चे के मुंह से लॉलीपॉप छीनने के बराबर है। संजीदगी के बावजूद पूर्णा के मुंह से बेइख्तियार हंसी निकल गई। मेजर संग्राम सिंह की कार अगले दिन दोपहर को ठीक 2:30 बजे बस्ती नागगढ़ पहुंच गई। अब जमुनागढ़ तक सिर्फ आधे घंटे का सफ़र बाकी था। नागगढ़ में उन्होंने एक हलवाई की दुकान पर कचूरियाँ खाईं, गरम गरम दूध पिया। एक मुद्दत के बाद बाहर खाना खाने का उन्हें बहुत मज़ा आया। नागगढ़ तक तो सड़क बहुत अच्छी थी। जमुनागढ़ की जो सड़क शुरू हुई वो बहुत उबड़ खाबड़ थी। इतने हचकोले थे कि उनकी पिसलियाँ दर्द करने लगीं। मगर देहात का मंजर बहुत ही दिलफरेब था। बरगद और अमलतास के पुराने पेड़ एक अजीब समा बांध रहे थे। आखिरकार जंगल शुरू हो गया। कार को बड़ी एहतियात के साथ जंगल से गुजरना पड़ा। कार जब जंगल से निकली तो पुराने मंदिर की तर्ज़े तामीर जैसा एक बहुत बड़ा फाटक नजर आया जो लाल पत्थरों का बना हुआ था। फाटक के अंदर चारों तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। फाटक से काफ़ी दूर रसा मंजिल हवेली थी। कार की आवाज़ सुनकर ठाकर वीर सिंह हवेली के बरामदे में नमूदार हुए और उन्हें देखकर सब हैरान रह गए। उन्होंने एक बहुत ही नफीस सूट पहन रखा था और अब वो राजा नहीं, एक अंग्रेज़ मालूम हुआ। कार पिगडंडी से होती हुई बरामदे में जाकर रुक गई। नमस्ते, आप अपने वादे के मुताबिक पहुंच गए, ठाकर वीर सिंह ने कहा। सब ने उनको नमस्ते की। अच्छा, तो आप यहाँ रहते हैं? मेजर ने पुरशिकवा हवेली का जायज़ा लेते हुए कहा। हाँ, ये मेरा घर है, ठाकर वीर सिंह ने जवाब दिया। क्या आप इसकी मरम्मत नहीं करवाते? मेजर ने दूसरी मंजिल पर चंद उखड़ी हुई ईंटें देखकर कहा। मरम्मत?
इस हवेली की मरम्मत के लिए कम से कम 20,000 रुपया सालाना चाहिए। मेरे पास इतनी दौलत नहीं है। आप राजा हैं और आपके पास दौलत नहीं। मैं ठीक कह रहा हूं कि मैं दौलतमंद नहीं हूं। अगर बाकायदगी से इसकी मरम्मत नहीं हुई तो एक दिन ये धड़ाम से नीचे आ रहेगी। मैं क्या कर सकता हूं, मजबूर हूं। आप इसे बेच क्यों नहीं देते? मैं इसे बेच भी नहीं सकता। क्यों? आप जब मेरी पूरी कहानी सुन लेंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे। आपका ख़ानदान कब से इस हवेली में रहता आया है? बहुत सालों से। मेजर के होंठों से हंसी की आवाज़ निकल गई। उस हवेली में कितने कमरे हैं? 36। और वैसे मैंने कभी गिने नहीं और मैंने तमाम कमरे देखे भी नहीं हैं। आपके नौकर कितने हैं? क्या नौकर इन कमरों को साफ़ नहीं करते? मेरा सिर्फ एक ही नौकर है, बूढ़ा श्री राम, और इस हवेली के कई कमरे बरसों से बंद पड़े हैं। श्री राम अकेला इतने कमरे साफ नहीं कर सकता। आप 4 गांव के मालिक हैं और उनकी कुल मिलाकर कितनी ज़मीन होगी? 600 एकड़। और क्या वो गांव इतने छोटे हैं? जी हाँ। आप ये सब कुछ बाद में पूछिएगा, पहले अंदर तो चलिए, वीर सिंह ने हवेली की तरफ बढ़ते हुए कहा। ठाकर साहब इनको बहुत बड़े कमरे में ले गए, जो बैठक भी था और ख्वाबगाह भी। दीवारों पर दो दर्जन के लगभग बड़ी बड़ी तस्वीरें टंगी हुई थी और वो अपने चेहरों और लिबासों से राय मालूम होते थे राजे। और एक कोने में मसहरी नुमा बहुत बड़ा पलंग था। वो पलंग बजाय खुद एक छोटी सी हवेली था। कमरे के दूसरे कोने में मखमल के डोरों वाला झूला था। सामने की दीवारों के साथ साथ एक स्टेज बना हुआ था जिस पर गाँव तकिए लगे हुए थे। ठाकर वीर सिंह ने उन सब को उस स्टेज पर बैठने का इशारा किया। 2 दीवारों के अंदर बड़ी बड़ी अलमारियां लगी हुई थी और उन अलमारियों में पुरानी और नई वाजे के कपड़े टंगे हुए थे। आपकी कुल सालाना आमदनी कितनी है? मेजर ने गाँव तकिए पर टेक लगाते हुए कहा। इतने में मेजर का असिस्टेंट प्रदीप भी अंदर आ गया, जो क्रोकोडाइल को मौजू और दरख्त के साथ बांधने चला गया था। मेजर ने इशारे से प्रदीप को अपने पास बुला लिया और अपने सवाल के जवाब के लिए वीर सिंह की तरफ देखने लगा। 2 लाख रुपये सालाना से ज़्यादा नहीं है, ठाकुर सिंह ने कहा। इतनी आमदनी में तो आप इस कदर ठाट बाट कायम नहीं रख सकते। जी हाँ, तो फिर आप इस हवेली में रहते क्यों हैं? मुझे यहाँ रहना पड़ता है। मेरी कहानी में ये बात भी आएगी। ये हवेली किसने बनवाई थी? राजा भीम देवकर ने बनवाई थी। वो यहाँ शिकार खेलने आया करते थे। घोड़े पर सवार होकर वो एक दिन अकेले ही जंगल में निकल गए और उनका घोड़ा जब उनको वापस लाया तो वो उसकी पीठ पर ऊंधे मुंह पड़े थे। एक तीर उनकी पीठ में गड़ा हुआ था। वो मर चुके थे। क्या आप मुझे ये तो बताना नहीं चाहते कि राजा भीमदेव का भूत आज भी यहाँ मंडलाता रहता है? मंडलाता होगा, मगर मैंने उनका भूत कभी नहीं देखा। उनका भूत हमारे सामने आने से गुरेज करता है। एक 70 बरस का बूढ़ा अपने दोनों हाथों में चांद की बहुत बड़ी ट्रे लिए हुए कमरे में दाखिल हुआ। इतनी उम्र के बावजूद उसकी कमर सीधी थी और उसका कद 6 फुट से ज़्यादा लंबा था। उसका डैल डोल पहलवानों के डैल डोल को भी मात करता था और उसके चेहरे पर एक भी झुर्री नहीं थी। उसकी भुवें सफ़ेद थी, मगर भुवों के नीचे आंखों में चमक अभी तक बाकी थी। ट्रे में बहुत सी चीज़ें और चाय का सामान था। चाय की केतली चांदी की थी जिसका हैंडल काले हाथी दांत का था। प्यालियाँ चीनी मिट्टी की थी जो सनाई का बेहतरीन नमूना थी। श्री राम बाबा क्या लाए हैं? ठाकर ने पूछा। चाय है हजूर, शाही समोसे हैं और उर्दगी वाल का हलवा है। खूब, तुम बहुत समझदार हो। समझदारों में अपनी उम्र जो काट दी है, श्री राम बाबा ने स्टेज के ऊपर खाली जगह पर ट्रे रखते हुए कहा। ठाकर वीर सिंह पूर्णा की तरफ देखने लगे। पूर्णा उनका मतलब समझ गई थी। वो चाहते थे कि कोई औरत चाय तैयार करके सबको पिलाए। वो चाय बनाने लगी। मेजर को हलवा और समोसे मरगूब नहीं थे, इसलिए वो तश्तरी की तरफ देख नहीं रहा था। श्री राम एक कोने में जाकर खड़ा हो गया था। आप खाने पीने का सामान तो बस्ती नागगढ़ से लाए होंगे? नाना राय ने पूछा। जी हाँ, मैं कार में एक हफ्ते में 2 बार वहाँ जाता हूँ। मेजर अपने ख्याल में खोया हुआ था। बेख्याली में उसने तश्तरी में से एक समोसा उठा लिया था और उसका एक टुकड़ा मुंह में डाल लिया और फिर देखते ही देखते वो सारा समोसा खा गया और तश्तरी में से दूसरा समोसा उठा लिया। कहाँ वो एक समोसा भी नहीं खाना चाहता था और कहाँ अब वो 4 समोसे खा चुका था। पूर्णा हैरत से उसकी तरफ देख रही थी। चाय बनाकर जब पूर्णा ने समोसा खाया
तो वो भी उसे ख़त्म किए बगैर नहीं रह सकी थी। बाबा, तुम समोसे क्या बनाते हो, गजब ढाते हो। मेजर ने कहा, समोसा तो बड़े बड़े होटलों में भी नहीं मिल सकता। ऐसे मालूम होता है जैसे दुनिया भर की लज्जतें इस समोसे में जमा कर दी गई हों। ठाकर वीर सिंह मेजर की इस तारीफ पर बहुत खुश हुए और उन्होंने बुलंद आवाज़ में कहा, बाबा श्री राम, अंदर आओ और उनको बताओ कि तुम हमारे घर में नौकर कैसे हुए थे। हजूर, मैं ये किस्सा इतनी बार मेहमानों को सुना चुका हूँ कि अब उसे दोहराते हुए भी शर्म आती है। श्री राम बाबा ने करीब आकर कहा, मगर मालिक का हुक्म कौन टाल सकता है। मैं खानसामा की नौकरी की तलाश में था। बड़े ठाकुर साहब यानी मालिक के दादाजी ने मुझे देखा तो उनको एतबार ना आया कि मैं खानसामा भी हो सकता हूँ। बहरहाल उन्होंने मुझे आजमाने की ठान ली। हुक्म हुआ कि रसोई में जाकर दोपहर का खाना तैयार करूं। सबसे पहले वो खाकर देखेंगे। हजूर, खाना पक गया। ठाकर साहब खाने के लिए बैठ गए। मैंने नौकरानी के हाथ थाली पर दस कर परोस कर भिजवाई। थाली में सिर्फ दाल की कटोरी और पराठे थे। मैं धड़कते हुए दिल के साथ रसोई में इंतज़ार कर रहा था। वही हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी। बड़े ठाकर साहब ने बार बार दाल मंगवाई, हत्ता कि उनका पेट भर गया। वो रसोई में आए और बोले, मैं तो सिर्फ दाल ही खाता रहा, बाकी चीज़ें जो तुमने पकाई होंगी वो तो पड़ी रह गई हैं। मैंने सिर्फ एक ही बर्तन उनके आगे रख दिया जिसमें दाल थी और कहा कि मैंने और कुछ नहीं बनाया सरकार, सिर्फ दाल ही बनाई थी और उस यकीन के साथ बनाई थी कि आप उसके सिवा कोई और चीज़ मांग नहीं सकेंगे। मेरी पीठ पर बड़े ठाकर ने थपकी दी और उसी दिन से मैं उस घर का मुलाजम चला आ रहा हूँ। श्री राम बाबा ने हाथ हिलाकर कहा। मेजर की नज़र उसके हाथों पर पड़ी तो वह हैरत से उसके हाथों की तरफ देखने लगा। श्री राम बाबा ने मेजर की आंखें अपने हाथों पर जमी हुई देखी तो उसने अपने हाथ फौरन पीठ के पीछे छुपा लिए। चाय खत्म हो गई और श्री राम बाबा ट्रे में बर्तन समेट कर वहाँ से चला गया और उसने जाते हुए मेजर पर पुरतजस्सुस अमीज़ नज़रें डाली थीं। चंद मिनट तक खामोशी तारी रही। ठाकर ने सकूत तोड़ते हुए कहा, मेजर साहब, आप तवहम परस्त तो नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, मेजर ने जवाब दिया। मैं भी नहीं हूँ कि आप इत्तफाक और इत्तफाकी मुताबिकत पर यकीन रखते हैं। ठाकर साहब ने सवाल दोहराया। ज़्यादा नहीं मगर किसी हद तक, मेजर ने जवाब दिया। लेकिन आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि आपको यहाँ तो हिम्मत पर यकीन लाना होगा, इत्तफाकात पर। मेरा ख्याल है कि अब आपको अपनी कहानी बयान कर देनी चाहिए, मेजर ने कहा। हाँ, मेरी कहानी लंबी है। मैं पहले ही आपको खबरदार कर दूं कि आपको मेरी कहानी पर एतबार नहीं आएगा। कहानी लंबी है तो क्या हुआ, हम तो यहाँ अपना बोरिया बिस्तर साथ लेकर आए हैं, नाना राय ने कहा। और इससे पहले कि मैं अपनी कहानी सुनाऊं, मैं चाहता हूँ कि आप इन वाक़यात की फ़िज़ा से मानूस हो जाएं जो मैं बयान करना चाहता हूँ। आप दीवारों पर नज़र डालिए। ये तमाम तस्वीरें मेरे बुज़ुर्गों की है। जी हाँ, और इस कमरे में दाखिल होते ही मुझे इस बात का इल्म हो गया था। ये तस्वीरें हमारे ख़ानदान के 408 बरस की तारीख का मरके हैं। पहली तस्वीर मेरे उस बुज़ुर्ग की है जिसकी किस्मत का सितारा चमका और मकामी महाराजा द्वारकानाथ ने जिसे राजा का खिताब दिया और 2 गांव इनाम में दिए। बाकी 2 गांव मेरे दूसरे बुज़ुर्गों ने हासिल किए। आप इन तस्वीरों में एक अजीब बात देखेंगे। ज़माने के मुताबिक इनके लिबास तब्दील होते रहे हैं मगर इनके चेहरों में आपको ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगा। एक बात इन सब के चेहरों में मुश्तरक है और वो है गम, रंजो मिलाल। इन सभी बुज़ुर्गों का बड़ा बेटा बड़ी अंधुनाक मौत से 2 चार होता था। मेरे बड़े भाई का भी यही अंजाम हुआ। हम उसे ख़ानदानी बददुआ का नाम देते चले आ रहे हैं। ठाकर वीर सिंह इस बयान पर वहाँ मौजूद लोगों के दिल भी अफसुर्दा और मलोल हो गए। चंद लम्हों की तवक्कुफ़ के बाद ठाकर वीर सिंह ने अपनी कहानी शुरू की। मेरे ख़ानदान की असल तारीख बहुत पुरानी है। ये उस ज़माने का जिक्र है जब राजों और महाराजों के दरमियान हसदो रकाबत की एक नफ़रत अंगेज़ लहर चल रही थी। बड़े बड़े राजा छोटी छोटी रियासतों और जागीरों को हर्ब करने की टोह में रहते थे। ये बाहमी लड़ाइयों का दौर था। शमशीर जनी, तीर अंदाजी और शाह सवारी एक मुमताज़ तरीन पेशा समझी जाती थी। मुग़ल शहनशाह इन बाहमी झगड़ों से फ़ायदा उठा रहे थे और अपनी सल्तनत की सरहदों को वसी से वसी तर करते चले जा रहे थे। अजीब ज़माना था। ज़ाती ख्वाहिश और रंजिश की बिना पर जंग छिड़ जाती थी। इंसानों को संग दिली से हलाक कर दिया जाता था और उनको ज़रा सी बात पर
फांसी दे दी जाती थी। गद्दारियों, रेशा दवानियों और साजिशों की वबा आम थी। बाद-औक़ात भाई भाई से और बेटा बाप के खिलाफ लड़ता था। जंग आखिर दम तक लड़ी जाती थी। कोशिश यही होती थी कि दूसरे फरीक को मुकम्मल तौर पर नीस्त तोड़ नाबूद कर दिया जाए। दुश्मन को बहुत कम कैदी बनाया जाता था और उसे तैग पर रख लिया जाता था और उसका सीना तीरों से बांध दिया जाता था। रहमो करम को कमज़ोरी तस्वर किया जाता था। राजा द्वारकानाथ काफ़ी बड़े इलाके पर हुक्मरानी करते थे, मगर उनका इलाका महाराजा संजोग की नज़रों में हमेशा खटकता रहता था। वो द्वारकानाथ के खुशहाल इलाके को गज़ब करना चाहते थे और इस मकसद के लिए वो अंदर ही अंदर तैयारियां कर रहे थे। महाराजा संजोग की नीयत में फतूर था और वो अपनी ताकत बढ़ाकर मुग़ल शाही ख़ानदान से सौदा करना चाहते थे, ताकि मुग़लों की अताअत कबूल कर लेने से उनको अपना इक़्तिदार कायम रहे। द्वारकानाथ महाराजा संजोग की इस चाल से आगाह थे। एक फ़याद, ज़हीन और बहादुर सिपाही थे। बज़ाहिर महाराजा संजोग के साथ थे, लेकिन दरे पर्दा वो मोहतात रहते थे। मेरा ये बुज़ुर्ग भी, जिसका नाम जीवन सिंह था, महाराजा संजोग की फ़ौज में 500 सिपाहियों की कमान करता था। महाराजा संजोग की हिर्स व हवस रंग लाई और उसने राजा द्वारकानाथ पर हमला कर दिया। यहाँ से 50 मील दूर घमसान की जंग हुई और उसमें सैकड़ों जागीरदार मारे गए। दिन भूमि इंसानों की लहौ से सुर्ख हो गई। ऐन उस वक़्त जबकि राजा द्वारकानाथ की शिकस्त यकीनी नज़र आ रही थी, पांसा पलट गया। बहुत से जागीरदार और बहादुर जर्नैल अपनी अपनी फ़ौजों के हमरा राजा द्वारकानाथ से जा मिले, क्योंकि वे मुग़ल शहनशाहों के ग़ुलाम और बाजगुज़ार बनने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे बुज़ुर्ग जीवन सिंह भी उन जर्नैलों में शामिल थे जो राजा द्वारकानाथ से जा मिले। राजा संजोग को अभी साध से कलम नहीं था और उसके बहुत से साथी उसे छोड़कर जा चुके हैं और वो राजा द्वारकानाथ के हाथी के करीब पहुंच चुका था और राजा द्वारकानाथ को मुकाबले के लिए पुकार रहा था। ऐन उस वक़्त मेरे बुज़ुर्ग ने घोड़ा आगे बढ़ा दिया और महाराजा संजोग के मुकाबले पर जा डटा। उसने चंद ही मिनट में महाराजा का सर अपनी तलवार पर रख लिया। महाराजा संजोग को शिकस्त हुई और उसकी जगह राजा द्वारकानाथ महाराजा बन गया। उसने मेरे बुज़ुर्ग यानी जीवन सिंह को राजा का खिताब दिया और 2 गांव इनाम में बख्श दिए। उस जंग से हमारे ख़ानदान के अच्छे दिन शुरू हुए। मेरे बुज़ुर्ग को जो कि 2 गांव इनाम में मिले थे, वो चोपड़ानाथ के थे और उसने चौंका जंग में महाराजा संजोग का साथ दिया था। इसलिए महाराजा द्वारकानाथ के मशीरों ने उससे इंतकाम लिया और उसे जला वतन कर दिया गया और उसकी तमाम जायदाद पर कब्ज़ा कर लिया गया और उसके 2 बेटों को काल कोठरी में फेंक दिया गया। आज आप जिस हवेली में बैठे हैं वो चोपड़ानाथ के बुज़ुर्ग राजा भीमदेव ने बनाई थी। ये हवेली मेरे बुज़ुर्ग जीवन सिंह के हाथ आई। महाराजा द्वारकानाथ ने अपने मशीरों के मशवरे पर जब यह हवेली और जागीर मेरे बुज़ुर्ग को अता की तो वो जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। बादशाह किसी के चाहे कितने ही ममनून क्यों ना हों, कोई चीज़ मुफ्त में नहीं दिया करते। महाराजा द्वारकानाथ ने भी उस जागीर के साथ चंद शराइत वाबस्ता कर दी। वो शराइत क्या थी? मेजर ने पूछा। एक शर्त तो ये थी कि जब तक इस जागीर का मालिक महाराजा का वफादार रहेगा, ये जागीर उसकी मलकियत रहेगी, वरना उससे ये जागीर छीन ली जाएगी। दूसरी शर्त यह थी कि जागीरदार को इस हवेली में साल भर मौजूद रहना होगा। अगर वो 15 दिन से ज़्यादा अरसे तक उस हवेली से बाहर रहेगा तो उसे उसके हक़ मलकियत से महरूम कर दिया जाएगा। मेरे बुज़ुर्ग कौल के बड़े पक्के थे। आज भी इन शराइत की पाबंदी की जा रही है। मेरे ख्याल में आपने अच्छी तालीम पाई है। आप फरजूदा रवायात पर क्यों अमल करते हैं? आज ये शराइत बेमानी होकर रह गई है। आप इस हवेली से जब तक जी चाहे गैर हाज़िर रह सकती हैं। मैं जब तक मुकम्मल ठाकर नहीं बना था तब तक मुझ पर यहाँ रहने की पाबंदी आयद नहीं होती थी। यही वजह थी कि मैं 7 बरस तक लंदन में रहा। मैंने वहीं तालीम पाई और मेरा ये सूट लंदन ही का सिला हुआ है। मुझे लंदन से वापस आए सिर्फ 1 साल हुआ है। भाई की मौत के बाद मैं मुकम्मल ठाकर बन गया हूँ। ये सूट सिर्फ घर में पहन सकता हूँ, बाहर जाऊँ तो अपना रिवायती लिबास पहनना पड़ता है। इसीलिए मैं आपके यहाँ राजा बनकर गया था। मैं दरअसल कहना ये चाहता हूँ कि मैं अब अपनी ख़ानदानी रवायात को तोड़कर अपने बुज़ुर्गों की रूहों को तकलीफ़ नहीं पहुँचाना चाहता।
दूसरे लफ्ज़ों में कंबल तो आपको छोड़ रहा है, लेकिन आप कंबल को नहीं छोड़ना चाहते। मेजर की इस बात पर नाना राय खिलखिलाकर हंस पड़ा। ठाकर साहब बहुत खिसियाने हुए। नाना राय ने उसकी ये कफियत देखी तो अपनी हंसी रोक ली।